नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज जो भी पढ़ाया जाएगा वो एक डेरिवेशन है, जैसे फिज़िक्स में करते हो आपको बताया जाएगा। आपको जैसे फिज़िक्स में प्रैक्टिस करते हो वैसे इसमें भी करना है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। बस ये है कि बायोलॉजी वाले बच्चों को हर कंडीशन में हर एक चीज़ थोड़ी कठिन लगती है, तो वो चीज़ें हैं, तो वो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे द्वारा बताया गया डेरिवेशन हर एक बात स्पष्ट हो। कुछ जानकारियाँ आपके पास नहीं है तो वो तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वो रेफरेंस भी दे दूंगा मैं आपको। सबसे पहला हमारा काम है कि कल मैंने एक टॉपिक को पढ़ के बुलाया था, आप पढ़ के रखिएगा करके, वेग निर्धारक पद। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वे पद जो सबसे स्लो गति से चलती है इसको वेग निर्धारक पद कहते हैं। तो ये चीज़ अलग अलग तरह के प्रश्नों में जवाब मिल जाएगा कि कौन सा पद वेग निर्धारक पद है। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण देना है आपको और मुझे आप बताओगे कि कौन सा पद जो है वेग निर्धारक पद होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक उदाहरण ले लेता हूँ। सिंपल जो उदाहरण आपके बुक में दिया वही उदाहरण लूँगा, इधर उधर का उदाहरण नहीं लूँगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक रिएक्शन है। रिएक्शन ये है कि NO की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं। किसकी क्रिया? NO की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं। तो ये ऑक्सीजन बनाता है NO2। ये रिएक्शन है। संतुलित करें तो हमारे पास मिल जाता है ये, हर एक को एक ऑक्सीजन चाहिए। सो इस आधार पे 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको 2 कर दिया, हमारे बैलेंस हो गया। ये एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है 2 पदों में संपन्न होती है। तो हम यहाँ पर उसकी क्रियाविधि बताते हैं। यह अभिक्रिया निम्न 2 पदों में संपन्न होती है। पहला पद देखें। पहला पद यह है कि NO प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप, NO और NO ये दोनों मिलकर के, 2 बार NO मिलकर के ये बनाता है N2O2। इस रूप में रहता है। ये बहुत ही फास्ट है। द्वितीय पद, ये जो N2O2 है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और बना लेगा 2NO2। ये मैं रिएक्शन का एग्जांपल बता रहा हूँ, रिएक्शन समझा नहीं रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस चैप्टर में रिएक्शन समझाने वाला मेरे पास कुछ नहीं है। ये रिएक्शन है 2 पदों में, 2 NO आपस मिलकर के N2O2 गैस बनाती है और उसके बाद N2O2 जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर के NO2 गैस बनाती है। ये रिएक्शन जो है स्लो है। अब यहाँ पे जैसा कहा गया उसके अनुसार इस अभिक्रिया के लिए 2 पद है और इस अभिक्रिया के लिए 2 पद है और 2 पद में एक पद जो है दर निर्धारक पद है, यानी कि इस अभिक्रिया की दर को निर्धारित करेगा। तो कौन सा होगा दर निर्धारक पद? आप सोच के बता सकते हैं, बताओ ना। द्वितीय पद, स्लो वाला। तो ये है दर निर्धारक पद। सीधा सा आसान सा जवाब है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दर निर्धारक पद किस तरह से निर्धारित होती है, इसको कुछ इस तरह से कह सकते हो। अगर मुझे इस जगह से इन पत्थरों को उठा करके मुझे इस जगह पर चढ़ाना है, तो यहाँ पे मैंने 15-20 लोगों को खड़े कर दिया है। ठीक है, इन जगहों पर 15-20 लोग खड़े। इनके अपने हाथ है भाई, वो तो जानते ही हो, है ना, पैर भी है। और उसे इस जगह पर डलवाना है इन पत्थरों को। इसने क्या किया, एक पत्थर उठाया, फिर उठा करके इनको दिया। ठीक है, चेन बन जाता है। एक ने उठाया, एक को दिया, एक को दिया, एक को दिया, उसको आगे बढ़ते जा रहा है और आगे जाके आखिरी वाले ने जाके वहां पर रख दिया। तो ये कई पदों में हो रहा है ये प्रोसेस। ऐसा नहीं कि यहां से पत्थर उठाया और जाके छोड़ दिया। यहां पहले उठाया, एक ने उठाया और ऐसे देते गया। मतलब उसको डबल मेहनत नहीं लगेगी, एक मेहनत लगता है। ऐसे में बहुत लंबी मेहनत हो जाती है। तो मेहनत तो उतना ही करेगा, मेहनत कम नहीं होगा।
अब यहां पर इस पत्थर का यहां से यहां तक चढ़ने के लिए जो स्पीड चाहिए, बहुत स्पीड है कि ये 1 घंटे में 200-300 पत्थर वहां तक पहुंच जाता है। हर आदमी की स्पीड इतनी 200 पत्थर चढ़ जाता है। मान लीजिए ये वाला आदमी बीमार पड़ गया, ऐसे से ऐसे करने में वो 200 पत्थर, हर 1 घंटे में 200 पत्थर को ऐसे कर सकता है, लगा सकता है। लेकिन ये बीमार पड़ गया तो उस दिन क्या होता है, ये 100 ही पत्थर इसका पकड़ता है और इसको देता है। वो बिल्कुल क्या हो गया, स्लो हो गया। तब क्या होगा, यहां से पत्थर वहां तक जो पहुंच रहा है ना, इस आदमी के कारण केवल 200 ही। क्यों? क्योंकि ये तो उतने फास्ट ले लिया और इसको दान कर दिया, लेकिन ये वाला जो बंदा है इससे लेने में लेट कर रहा है। हो गया? और फिर लेने में लेट कर रहा है और देने में भी लेट कर रहा है, तो इधर का भी स्लो हो गया। तो ले नहीं पा रहा है, तो ये भी बेचारा खड़ा हो गया। क्या करेगा, सामने वाला ले ही नहीं रहा है। तो समझ में आ रही बातें? तो यही अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया अगर ये 2 या 3 पदों में हो रही है, 4 पदों में हो रही है, तो इस रिएक्शन जिस स्पीड में चलनी चाहिए वो स्पीड इनकी वजह से, फास्ट की वजह से नहीं होता है, स्लो की वजह से होता है। इसलिए इसको दर निर्धारक पद कहा जाता है, जो स्लो पद होते हैं। बात समझ में आ? मरे हुए जानवरों बताओ। हाँ, अब ऐसे ही बोलूंगा तब बात होगी, सीधी सी बात है, चाहे तुमको बुरा लगे अच्छा लगे। हाँ ना बस बोल दिया, नो सर, नो प्रॉब्लम, विक्रम सर दोबारा पढ़ाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गलती मेरी नहीं है, तुम्हारा है। और अगर ये सोच रहे होगे कि ये बोल करके 4 बच्चे मेरे छोड़ देंगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। समझ रहे हो? मेरे वो मरा हुआ इंसान दुनिया में चाहिए ही नहीं। भारत पाकिस्तान का जो हमला अगर हो तो उसे मरे हुए स्थान पे हो जाए, कोई परेशानी नहीं। मरा हुआ मर गया तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिंदा लोगों पर ना हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आया? दुनिया मरे हुए से नहीं चलते। अभी बताया था, एक आदमी बीमार पड़ गया, उसको सीधा सीधा वहां से निकाल के खदेड़ो उसको। समझ में आया? आपके स्लो होने से मेरी पूरी क्लास और सारे क्लास स्लो हो जाते हैं। चलिए, जीरो, क्या बोलते हैं, शून्य ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? आपको कोटि बताया गया था किसी अभिक्रिया की दर बराबर के, यहां पर जो घातांक लगता है, ये घातांक जो लगता है उसी घातांकों के योगफल को क्या कहते हो? कोटि कहते हो। तो यहां पर यदि 1 है, यहां पर 1 है तो कोटि हो गई 2। यहां पर 0 हुआ तो 0। तो अभिक्रिया की कोटि किससे निर्धारित होती है? सांद्रण पदों पर लगाए जाने वाले घात पर निर्भर करता है। यह तो हुआ, तब लगाते हैं जब प्रेक्षित दर में यह जरूरी होता है। तो क्या कहा जाएगा? शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? बोला जाएगा वे अभिक्रिया जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाता है। यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है तो ऐसी अभिक्रियाओं को शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इस स्थिति में हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखें। ये मैंने परिभाषा उधर लिख दिया, लिखना आपको इधर ही। अर्थात एक रिएक्शन ले लेते हैं पहले। अभिक्रिया हमारे पास कुछ है। अभिक्रिया यह है कि ए एक अभिकारक है, अभिक्रिया करके बना रहा है कोई प्रोडक्ट या उत्पाद। प्रारंभिक समय में जगह नहीं बना, हम इधर लिख देते हैं। प्रारंभिक समय में ए एक अभिकर्मक है, बनाता है उत्पाद, प्रोडक्ट बनाता है। तो इसकी प्रारंभिक समय में मात्रा है ए, और इस समय यह बिल्कुल नहीं बना है। भाई आप खाना खाते हो तो पेट में रहता है क्या कुछ? प्रोडक्ट आपके पेट में जाना है तो पेट में कुछ रहता है कि जब खाना खाना शुरुआत करते हो तो रहता है कुछ? पेट में 0 बोलूंगा ना, मैंने आपको खाना दिया, प्रारंभिक समय है। आपके पेट में कितना है? 0। थाली में भाई अभी पेट में नहीं गया है। जब खाना खा रहे हो 10 मिनट बाद, तब जो जितना है तुम्हारे पेट में वो प्रोडक्ट है, तुम्हारे पेट में चला गया। अब मैं जितना बचा वो निकालना चाहूंगा तो तुम्हारे पेट को काट के तौल लूंगा तो पता चल जाएगा तुम्हारे मैंने कितना दिया तो बचा है। वो भी तरीका है, समझ रहे हो? तो कितना हुआ प्रारंभिक समय में जो लिया है वो है पूरा, लेकिन ये है तो हमने कितना लिया था? एक ही मात्रा में लिया था। तो टी समय पश्चात हमारे पास होता है
कि ये इसमें से x मात्रा अभिक्रिया में भाग ले चुका होता है तो उतनी क्या बन जाती, उतनी मात्रा में प्रोडक्ट बन जाता है, उतना ही द्रव्य में प्रोडक्ट बन जाता है। तो कितना मात्रा प्रोडक्ट बना, x मात्रा। अब प्रेक्षित दर समीकरण, प्रेक्षित दर समीकरण होगा कि R इज इक्वल टू के अभिकारक की सक्रिय मात्रा A। बोल क्या रहा है बताइए, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, मतलब यहां पर उसकी कोटि कैसे निकालते हो, इसकी कोटि इस पर लगे हुए घात पर निर्भर करता है, घात है 0। जब किसी भी चीज का घात 0 होता है, ये आपका गणित है, मेरा केमिस्ट्री नहीं है, ये इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है किसी भी चीज का। 5 पर घात 0 है मतलब ये 1 है, समझ रहे हो। तो किसी भी नंबर पर घात हो 0 तो इसका मतलब होता है 1। तो हमारे पास कितना होगा, इसकी पूरी वैल्यू हो गई 1। R इज इक्वल टू के इंटू 1 यानी कि के। ये हो गया हमारा फॉर्मूला 1। दूसरा है बलगति की समीकरण, बलगति की दर। परिवर्तन अभिक्रिया की दर R इज इक्वल टू, परिवर्तन होता है dx बाई dt, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन यानी जितना अभिक्रिया परिवर्तित हुई है और बटा समय अंतराल। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को देखें तो R बराबर के होता है, R बराबर ये होता है dx बाई dt, इसका मतलब है k बराबर ये हो जाएगा। तो समीकरण, हाँ मुंह खोलो बेटा, समीकरण 1 व 2 से, वेरी गुड। तो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, k बराबर dx बाई, कोई कठिन है, एक बार बताता हूं, बुक जब खोल के देखोगे ना तो डायरेक्ट ये दिखेगा आपको। अब समझ में आई। अब तुम लोग बोले यस सर होता है, बेवकूफों ये नहीं होता है अचानक, ये कहां से आया, मैंने आपको ये प्रूव किया। बुक खोलिए, आपके टीचर भी डायरेक्ट यही बताने वाले, चेक कर लेना आप। जवाब मैंने दे दिया कहां से आया, ये रहेगा फिर डायरेक्ट ये रहेगा, इसीलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुना करिए। k इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, हो गया। समाकलन करते हैं, अब जिनको नहीं आते हो छोड़िए, कोई परेशानी नहीं है, वो ऐसे होता है। समाकलन करने पर यहां पर रट्टा मार लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो क्या होगा, समाकलन करते हैं तो हमारे पास होगा, कभी भी कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, इसीलिए चाहे तो यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से भी लिख सकते हैं। डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, तो इसका अब इसको उल्टा भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, समाकलित यानी कि फंक्शन डी एक्स इज इक्वल टू के फंक्शन डी टी एफ, ये एक वैसे फलन होता है, फंक्शन होता है, तो ये एक संकेत है ये, तो के फंक्शन डी टी भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है, मैं इधर उधर इसलिए लिखा हूँ कि आगे जाकर के थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस जगह पर हो गया हमारा एक्स डी परिवर्तन, हमारा एक्स परिवर्तन माना जाएगा, एक्स वैल्यू माना जाएगा, इसका कितना होगा के इंटू ये इंटू टी, इसका में डी, इसका वैल्यू एक्स हो गया तो इसका मतलब भी टी हो गया। पर एक वैल्यू जो है ना इसके साथ वो है सी आई, जो भी अलग अलग बुक्स में लिखा रहता है, ये एक स्थिरांक है, तो इसको कहते हैं समाकलन स्थिरांक। यहां सी समाकलन स्थिरांक है, ये लीजिए। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं, 2 हो गया चुका है शायद पीछे, हाँ ये हमारा समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 में सी आया, सी क्या है ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये करिए, सी की वैल्यू इस जगह पे कितनी होगी ये पता लगाना है। तो प्रारंभिक समय में हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 0 है। प्रारंभिक समय में देखो x की वैल्यू 0 है, प्रारंभिक समय x 0 है, तो प्रारंभिक समय में t क्या होगा, t यानी शून्य समय। बोलो t इज इक्वल टू 0, क्यों, हमने वहीं से शुरुआत किया था। खाना लोग खाना शुरू करते हैं, पहले स्टॉप वॉच क्या बोलते हैं वो चालू करो या टाइमर चालू करो, कितने मिनट में हम खाना खत्म करते हैं, वही तरीका है स्टॉप वॉच चालू करके, तो बात वही है। तो t इज इक्वल टू 0 है, उस समय x की वैल्यू 0 है। तो समीकरण हमारा 3 है, इसमें मान रखते हैं
रखने पर क्या होगा? बोलो, x की वैल्यू 0 हो गई, k ठीक है, गुणा t का वैल्यू 0 है, प्लस c। बताओ क्या बचा? 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू मिल गई। किसी भी वैल्यू को 0 से गुणा करो, 0 होता है। मैं तुमको 50 लाख रुपया दूंगा, ऐसे मत बोला, 50 लाख गुणा 0 दूंगा भाई। रिकॉर्ड करो, मैं बोलूंगा उसको करके। अब तुम चले आओ, ठीक है? डींगे तो मार दी मस्त। फिर बोले यार तुमने 50 लाख दूंगा, बोले मैंने वही दूंगा जो मैं बोला हूं, रिकॉर्डिंग सुना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब किसी गणितज्ञ के पास उसको ले जाना, सर मैं इसको दे रहा हूं कि नहीं बताना, सुन के बताओ, ठीक से सुनो सर। गुणा 0, ये बोला है यार, सही बोला है। अच्छा ऐसा है क्या? मतलब कुछ नहीं है। रोते जाएगा वापस। समझ में आ रही है? यही कहानी है हमारी। तो कितना हुआ? k इंटू 0 कितना होगा? 0। तो c बराबर कितना हो गया? 0। तो c इस जगह पर c जो है समाकलन स्थिरांक 0 है। समझे? मान रख दो यार। समीकरण 3 में c का मान रखने पर कितना वैल्यू आया बताओ? तो x इज इक्वल टू k इंटू टी प्लस 0। क्या फर्क पड़ेगा इसका? तो x इज इक्वल टू के टी, यानी कि k इज इक्वल टू हुआ x बाई टी। ये है दर स्थिरांक समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक समीकरण कहलाता है। हो गया? ये एक डेरिवेशन आपको करना है। आगे चलते, बहुत सारे डेरिवेशन आज की क्लास में। एक हो गया कंप्लीट हमारा, दूसरे की तरफ चलते हैं। अर्धायुकाल। अर्धायुकाल की मैं बहुत सारे परिभाषा बताऊंगा, उनमें से जो परिभाषा आपको पसंद हो एक चुन लेना। आपको कोई नहीं कहेगा कि ये परिभाषा सही, ये परिभाषा गलत है। अर्धायुकाल का मतलब क्या है ये समझो थोड़ा, फिर मैं खाने से स्टार्ट करता हूं। आप 10 रोटियां खाते हो, कितना खाते हो? 10 खा लेते हो, ठीक है, बढ़िया है। आप 10 रोटियां खाते हो, पुड़ियां तो खा ही लेते होगे। हाँ, अच्छा है भैया। कितना खा लेते हो? 10। कितने मिनट में खाते हो? 10 मिनट। वाह, ये तो हफ्जी है भाई, ऐसे डालता होगा सीधा। ठीक है, तुमने 10 रोटियां खाए, 20 मिनट में तो खा ही लोगे ना। 20 मिनट में 10 रोटियां खाते हो, तो 5 रोटी खाने में कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट। चलिए, आपको 10 रोटियां 20 मिनट में खाते हो, तो 5 रोटी खाने में कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट में 5 रोटी वो बच्चा खा लेता है। वो उसकी बात करें, आपको तो नहीं कह रहे। आप लोग हो सकता है कि एक ही रोटी पकड़ के दिन निकाल दिया, अलग बात है। वैसे होता नहीं, उतना होगा तो फिर चलेंगे कैसे, है ना? ऐसे चलना पड़ा है, ऐसे, या फिर ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना बे। खड़े हो गया साला, उतना का अभी चल, बोल मत, मुझे बहुत चलाता है, तो ऐसा हो जाए, होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो वैसे है, अगर 24 घंटे में 1 रोटी बस खाओगे तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चलिए ठीक है, अभी तो नहीं होगा क्योंकि अभी तुम्हारे शरीर में फैट है, बाद में फिर वो ख़त्म हो जाएगा, वो भी तो हो जाएगा। चलो, ये मजाक वाली बात है। क्या बताया आपने? 5 रोटी खाने के लिए आपको कितना मिनट लगा? 10 मिनट। तो जितना आपको दिया गया है उसके आधे खत्म होने में जितना समय लगता है ना बेटा, उसे अर्धायुकाल कहते हैं। तो आपका अर्धायुकाल कितना है? 10 मिनट। बस समझ में? 5 रोटी खाने में 10 मिनट लगा रहे हो ना, तो वो अर्धायुकाल कहलाता है। समझ में आई? जितना आप खाते हो, जितनी अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया के आधे खत्म होने में जितना समय लगेगा वो क्या कहलाएगा? अर्ध आयुकाल। हम चेक करते हैं परिभाषा। वह समय, अर्धायुकाल समय है, इसलिए लिखा है वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता की उसकी प्रारंभिक सांद्रता से आधी रह जाती है। अब तुमने 10 रोटी में से आधा खत्म मत किया, 5 खाया तो 5 बचा ना, तो जितना शेष रहता है ऐसा बोला उसने। दूसरे तरह से कितना से, अभी अंदर खा के जाके कोई गिनेगा क्या? ऐसे 1 रोटी खाया, 2 रोटी खाया, 3 रोटी, ऐसे गिनेगा क्या? गिनोगे किधर? जो बचा उससे गिनोगे ना।
तो इसका परिभाषा ये हुआ, वह समय जिसमें ये लिखा है अभिकारक की आधी, रोटियों की संख्या जितना लिए थे उसकी आधी रोटी बच जाती है। आधी मतलब जितना लिए थे 10 में से जितना बच गई, ये ऐसे परिभाषा बनाया उसने। पढ़ो, क्लियर है? वह समय जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा बची है, तो यहां पर लिखा है आधी रह जाती है। अभिक्रिया पूर्ण होने में जितनी अभिकर्मक आधी रह जाएगी, हम देखते हैं कितना मिनट लगाता है। 10 दिए हमने, चलो टाइम लिए, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 5 तो खा लिया, ये टाइम हो गया। अच्छा, तुमने इतने मिनट में इतना खाया, तो बचा है उसको गिन लेंगे। अच्छा 1 2 3, ठीक ठीक, ओके, है कि नहीं है? नहीं तो अंदर जाके गिनेंगे क्या? पॉसिबल है? हाँ, अब वहां पर 2 रोटी बची, तो कितना खाया? हो यार, मैं गिना नहीं यार। तो पहले कितना लिए थे? 10 लिए थे, अभी कितना बचा है उसको गिनोगे ना, कि अंदर जाके गिनोगे? हम आप गिन भी सकते हो ऐसे, वो आजकल कैमरा लगा लो छोटा वाला और पाइप में डाल के ऐसे घुसा दो पेट में अंदर ऐसे। भाई यहाँ तो एक भी रोटी नहीं दिख रहा है यार। तो तुमने रोटी कहाँ करा? तो चबा चबा के खाया था भाई, मटिया मेल हो गया। चलो ठीक है, समझ में आई बातें? तो हम बचा है उसी से गिनेंगे ना बेटा, उधर से नहीं गिनते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया होती तो वो उत्पाद कितना गया वो नहीं गिनते, कहाँ से गिनते हैं? जो बचा है। तो कितना शेष बचा है, तो आधी शेष रह जाएगा, उस समय को बोलते हैं अर्धायुकाल। क्लियर हुआ? सेकंड बात करते हैं दूसरी तरह से, वह समय जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा अभिकृत हो गई। आधा तुम खा गए जितने समय में, बोलो ये दूसरा परिभाषा हो गया। मैंने बोला ना परिभाषा कैसे बोली, बोलते हैं ना, गिलास में आधा पानी भरा है तो क्या बोल सकते हो? आधा खाली भी बोल सकते हो, आधा भरा ही बोल सकते हो। तो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है हिंदी में, है ना, बेटा पॉजिटिव बोलिए आधा भरा है, निगेटिव बोलिए आधा खाली है। तो जो भी है, जैसे उस टाइम में आपको निगेटिव में बोला, क्या बोला है ना, सुने ना, वो निगेटिव में था। कभी निगेटिव में भी जगाया जाता है, कोई गलत कुछ नहीं होता है। चलो आगे चलें। 2 परिभाषा सुन लिया आपने, मैं तीसरी परिभाषा की तरफ चलूंगा। वह समय जिसमें क्रिया आधी पूर्ण हो जाती है। अब वही बात है, आधी अभिकृत हो जाती है, आधी पूर्ण हो जाती है। तो ये 3 अलग अलग तरीकों से हम बोल सकते हैं। तो क्या बोला इसने? अगर इस आधार पर परिभाषा क्या लिखा है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ये बोला है। अर्धायुकाल को दर्शाने के लिए T½ से दर्शाते हैं। ठीक, अब अलग अलग टीचर अलग अलग तरह से बताते हैं, तो मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं। तो यहां पर क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम बात कर रहे हैं। तो अर्धायुकाल पता चल गया, अर्धायुकाल क्या होता है? अभिकारक की आधी मात्रा। तो यहां पर आपको बताने वाला हूं अर्धायुकाल का ये मतलब। तो अर्धायुकाल को T½ से दर्शाए। अब इन तीनों का मतलब समझो, लिखा है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो रह जाती है शेष मात्रा। तो शेष मात्रा किसको कहेंगे? आधी रह जाना मतलब A/2 को आधी। बोलो यहां पर क्या बोलता है? जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा अभिकृत हो जाती है। अभिकारक की आधी मात्रा अभिकृत हो जाती है। तो हम ये जानते हैं A है प्रारंभिक मात्रा, X है अभिकृत मात्रा और A - X है, ये क्या हुआ? प्रारंभिक मात्रा। ये अभिकृत मात्रा जितना अभिक्रिया में भाग ले चुका है। और ये क्या चीज मैं लिख देता हूं यहां पे जगह है, हाँ है, हाँ। यहां पर A है प्रारंभिक मात्रा, X है अभिकृत मात्रा, मैंने अभिक्रिया में भाग जितना खा चुके हो रोटी वो है खाई गई मात्रा। अब प्रारंभिक मतलब जितना हमने तुमको दिया था बोझने के लिए। आप समझ में, तभी हंसते हो तुम लोग, नहीं तो फिर वैसे ही है ना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जितना हमने दिया है तुमको बोझने के लिए, तुमने जितना बोझ डाला है वो है अभिकृत मात्रा। समझ में आया अब? और जितना बचा है वो प्लेट में जो रखा है उसको कहते हैं बचा, शेष मात्रा। ठीक समझ में आई आप? हाँ, ऐसे ही समझा करो। तो क्या हुआ? प्रारंभिक मात्रा, ये अभिकृत मात्रा। अभिकृत मात्रा मतलब जितना तुमने बोझ लिया है। यस,
गुड गुड, अभिकृत मात्रा, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब a माइनस एक्स क्या है? अभिकृत, भाई ये अभिकृत मात्रा हो गया। अब ये इतना क्या है? पहले इतना था तो इतना तुमने बोझ लिया, तो बचेगा क्या? शेष मात्रा, डी, जो बचा है वो शेष है, शेष मात्रा। और टी क्या है? समय है। के क्या है? दर स्थिरांक, दर स्थिरांक, यही सब संकेत आया। और कोई संकेत है देख लो, आप बता दो, ठीक है। वो फंक्शन वो तो आपका समाकलन वगैरह में आता है, वो तो आप मैथमेटिक्स वाले पूछ, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, हो गया और कुछ? ठीक है। अब इसी बात को समझ करके हम यहां पर बात करते हैं। अर्धायुकाल को टी हाफ से दर्शाएंगे। टी ऐसा लिखा गया है, टी ऐसा लिखा है, ऐसा मत लिखिए ना, टी 1/2, अपने हिसाब मत लगाइएगा, t/2, ये सब हिसाब मत लगाना आप लोग, ठीक है। उल्टा सीधा लिख के आते हो एग्जाम में, बोलते सर हमको तो काट दिया आपने, जैसा लिखा है। हमने वैसा नहीं लिखा है बेटा, तुमने गलत लिखा है, हम नहीं जानते, ठीक है। वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, प्रारंभिक सांद्रता की आधी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, ये बोल रहा है ये। दूसरा क्या बोल रहा है? वह समय जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा अभिकृत हो जाती है, आधी मात्रा अभिकृत हो जाती है। तो अभिकृत हुई जो मात्रा है वो क्या है? प्रारंभिक का आधा है। अभिकृत मात्रा किसको बोलते हैं? x, और x की वैल्यू क्या है? प्रारंभिक की आधी, अभिकृत हो गई, ठीक है। वही मतलब हो, x = a/2 हुआ। तो अर्थ वही निकल रहा है हर जगह पे। तो ये सब हुआ, चलो ठीक है। या आधी मात्रा पूर्ण हो जाती, पूर्ण हुई मात्रा, वही मतलब हुआ, x पूर्ण हुई मात्रा x है, तो क्या हुआ? आधी, अभिकारक की आधे के, ये सब सेम चीज बात बोल रहा है। यहां तक कि a माइनस एक्स की वैल्यू भी हमारा a/2 ही होगा, ठीक। तो जो भी आप लिखना चाहे एक ही मतलब हुआ। अब हम बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। तो इसके लिए दर स्थिरांक समीकरण क्या है? दर स्थिरांक समीकरण है हमारा, क्या लिखे थे? k = x/t, समीकरण 1। अर्ध आयु काल में, इसको हाफ लाइफ पीरियड भी कहते हैं। t का मान हम लिखेंगे t हाफ, और x जो है कितना होगा? a/2, बताया था अभी, बोलो। तब मान रखने पर क्या होगा? क्या होगा? k = बोलो a/2/t हाफ। तो क्या मिला? k = a/2 × t हाफ, या हम लिख सकते हैं t हाफ = क्या लिख सकते हो? a/2 के। 2 के एक स्थिरांक है। अब इसके समीकरण हम यहां तक हो गया, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। लेकिन अगर हम ये सोचें, अर्थात हमें क्या जवाब मिल रहा है? अर्थात हमें जवाब मिल रहा है t हाफ = 2 स्थिरांक है, और k भी एक स्थिरांक है, स्थिरांक है। स्थिरांक का बराबर के साथ एक संबंध बनता है, वो बनता है समानुपात का, समानुपात a। क्या चीज है? ये क्या चीज है? प्रारंभिक मात्रा। तो पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा जो है वो समानुपाती होता है अर्धायुकाल के, यानी अर्धायुकाल प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब मैंने आपको 10 रोटी दिया, उसे आधा खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट बताए थे ना आपने।
मैंने आपको 20 रोटी दिया तो उसके आधा खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट बस। 10 रोटी का आधा खत्म, 5 रोटी खाने में तुमको लगा 10 मिनट। 10 रोटी दिया तो, अब 20 रोटी दिया तो 10 खत्म करने में 100 रोटी दिया तो आधा खत्म करने में, हिसाब लगा ना? तो बात समझ में, आधा खत्म करने में जो टाइम लगा, तो जितना ज्यादा रोटी दूंगा उसको आधा खत्म करने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना ही लगेगा? उतना ही लगेगा कि ज्यादा टाइम लगेगा? उतना ही लगेगा। कैसे? 10 रोटी का 5 रोटी करने में कितना टाइम लगा, और 20 रोटी का 10 रोटी करने में कितना मिनट लगेगा? तो क्या उतना ही टाइम लगा? तो उतना ही लगा कि ज्यादा लगा? ज्यादा लगा ना? तो वही तो बोल रहा है, मैं जितना दूंगा वो तो प्रारंभिक है, प्रारंभिक जितना दूंगा उसका आधा खत्म करने में जो टाइम लगता है वो अर्धायुकाल है। तो जितना ज्यादा दूंगा मैंने प्रारंभिक मात्रा जितना ज्यादा रहेगा उसके आधा खत्म होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो यही बोल रहा है, अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अब पढ़ते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब होता है अभिकारक की इकाई सांद्रता पर निर्भर करने वाला, यानी वे अभिक्रिया जो अभिकारक की इकाई सांद्रता मतलब एक ही सांद्रता पर निर्भर करेगा। वहां पर 2 अभिकर्मक या 3 अभिकर्मक डिपेंड नहीं करता, एक अभिकर्मक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, लिखा भी है, एक अभिकारक की इकाई सांद्रता पर निर्भर करने वाले अभिक्रिया को बोला जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया। तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होगा? तब हम माना कि शून्य कौन सा कोटि? प्रथम कोटि। माना कि प्रथम कोटि अभिक्रिया ए से बन रहा है प्रोडक्ट प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक समय मतलब टी का मान कितना है? शून्य, शून्य टाइम पे। ये है ए और ये बिल्कुल नहीं बना है शून्य। टी समय पश्चात, टी की वैल्यू टी समय पश्चात, टी समय पश्चात ए की मात्रा x मात्रा विकृत हो गई है, तो हमारे पास ये मिला x। प्रेक्षित दर समीकरण R इज इक्वल टू के एक एक्टिव मास। यहां पर कोटि कितना है? 1, क्योंकि शून्य नहीं है तो यहां पर वैल्यू कितना है? घातांक 1। तो क्या हुआ? R इज इक्वल टू टी समय पश्चात हमारा कितना वैल्यू आता है? a माइनस एक्स। ठीक है, ये हुआ हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 बलगति की नियमानुसार बलगति के नियमानुसार R इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ही होगा, क्योंकि वही रिएक्शन है। चलो आगे लिख देता हूं, आगे जगह है ना? ठीक, चलो अब दोनों में देख रहे हो R इज इक्वल टू ये है, R इज इक्वल टू ये है, तो R दोनों बराबर है, मतलब हमारे पास हो जाता है कितना? के ए माइनस एक्स इज इक्वल टू
dx बाई dt। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं dt इज इक्वल्स टू dx बाई a माइनस एक्स लिखा जा सकता है, बोलो। ये इधर आ गया, ये इधर चला गया बस, और ये k dt, यस, ये होगा। उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, dx सांद्रताओं को पहले लिख लीजिए और ये वाली वैल्यू को ऐसे लिखते हैं जैसे पहले किए थे। समाकलन करते हैं, तो क्या होगा? फंक्शन dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। फंक्शन हटता है तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा माइनस लॉग e बेस a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt प्लस c। इसका मतलब ये हुआ। तब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। ये समीकरण हमारा हो जाता है। फिर से c को ढूंढना है हमको, तो c ढूंढने के लिए क्या करेंगे? प्रारंभिक समय में देखेंगे। प्रारंभिक समय में टाइम इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू भी उस समय 0 है, बाकी कोई चीज़ 0 नहीं होगा। तो हम मान रखते हैं, चलिए, माइनस लॉग ई बेस a माइनस एक्स। आप log e बेस को आप ln लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप कभी बुक में वो भी देखें तो आप घबराइएगा नहीं, फाइनली हम log में ही लिखते हैं इस चीज़ को। चलो, तो क्या हुआ? यहां पर हमें x की वैल्यू क्या देने हैं? 0, तो ये हो गया a इज इक्वल टू क्या मिला? k इंटू डी टी का वैल्यू हो गया t। अच्छा, ये मैंने लिखा नहीं ना, d का वैल्यू, ठीक है, तो इसका कितना हो गया? dt नहीं बचेगा बेटा, t बचेगा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, हाँ, k इंटू टी प्लस सी। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या बच गई? 0 है, 0 है, प्लस c, तो ये वाली वैल्यू कितना हो? 0 हो गया, तो माइनस लॉग, हाँ बोलो बोलो, a इज इक्वल टू 0 प्लस c, यानी कि हमारे पास क्या हो गया? माइनस लॉग e बेस a का वैल्यू मिलता है, c का मान ये मिल रहा है। c का मान समीकरण 3 में रखते हैं, क्योंकि c क्या कुछ नहीं कर सकते, c समाकलन में आया है, तो उसका रियल वैल्यू क्या है? हमारे पास इस जगह पे मिलता है ये। उस जगह पे क्या मिला था? शून्य कोटि में 0 मिल रहा था, यहां पर नहीं मिल रहा है, तो इस वैल्यू को वहां रखें तो क्या मिला? माइनस लॉग ई बेस a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी के वैल्यू मिलता है माइनस लॉग ई बेस a। मैं इसको उधर पक्षांतर कर देता हूं, अच्छा इसी को इधर पक्षांतर कर देता हूं, इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मैं लिख दूं के टी इज इक्वल टू, इधर इधर ही कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? लॉग ई बेस a हो गया, इधर आ गया ये, भले वो चाहे बराबर को वाले को इधर लिखो या इधर लिखो, मतलब तो एक ही होता है ना। तो हमारा कितना आ गया बोलो? ये हो जाएगा, प्लस हो गया इधर आने पर, और ये बचा है माइनस लॉग a माइनस एक्स, करेक्ट। अब एक चीज आप जानते हो कि नहीं, आगे देखता हूं मैं, रेफरेंस दे रहा हूं आपको, वो है log x माइनस log y इज इक्वल टू होता है log x बाई वाई, होता है। हम इसी चीज को रेफरेंस ले रहे हैं यहां पे, तो हमारा क्या हो जाएगा? kt इज इक्वल टू, सॉरी मैं kt लिख देता हूं पूरा, kt इज इक्वल टू log e बेस a बाई a माइनस एक्स, मिला चेक कर लो, ठीक है। हाँ चलिए, तो हम एक काम और करते हैं, ये भी जानिए, log e बेस x है मानते हैं, तो ये e को 10 बेस में कन्वर्ट करना है, 10 बेस x, तब ये होता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो?
के टी इज इक्वल टू इस फॉर्मूला, ये आपका रेफरेंस है। इस बेस पर आप समझो क्या होगा, 2.303 लॉग, बेस चेंज हो गया 10 a बाई a माइनस एक्स। मैं अपेक्षा करूंगा जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। कल फ्राइडे है, ठीक है। आप ये सोचो कि विक्रम सर की क्लास में पढ़ने लायक हो कि नहीं, बस समझ लो। यानी इतनी 3-4 दिन की मेहनत है ओनली, उस पर जितना बल लगाना है लगा लो आप आज दिन भर, ठीक है। और बोले सर मैं भूल गया था, तो भी वो मेरे लायक नहीं हो आप, है ना। या मेरे घर में कोई काम आ गया था तो भी मेरे लायक नहीं हो, किसी के काठी में गया था तो भी मेरे लायक नहीं हो। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया था सर मेरा साइकिल से, तो भी मेरे लायक नहीं हो। क्या समझ में आया, मतलब आप कोई बहाना नहीं, ठीक। और गाड़ी और साइकिल चलाते हैं ना तो ट्रक को देख करके चलाया करो, ट्रक और बस को, ठीक है। और दूसरे की गाड़ियों को भी देख के चलाया करो, ऐसा नहीं कि अभी तो गाड़ी आ रही है, वही 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 वही, अभी क्या लड़की दिख रही भाई, और चलाए, बाद में पता चलता है कि हार्मोन डाउन हुआ। हाँ यार कोई मतलब नहीं था यार, वो हार्मोनल खेल है। चले आगे चलते हैं, हो गया। मतलब केमिकल का लोचा है, केमिकल लोचा है। डोकरा लोगों को देखे हो किसी को लाइन मारते हुए? नहीं देखे हो ना, क्यों? डोकरी लोग मारते हैं क्या? हाँ, वो तेरे दादा का गड़बड़ है, बस अब कुछ नहीं जानता मैं उसके बाद। तेरे दादा का गड़बड़ है, मैं नहीं जानता उसको, है ना, वो चेक करवाना पड़ेगा डॉक्टर के पास ले जाके, ठीक है। चल, जिधर से कोई दादी गुजरी, कहाँ जाता सो, ऐसे बोलती है ना, हाँ वो तेरी दादा गड़बड़ है। चल ठीक है, समझ में आ गया ना। अब बोलो क्या होगा, k इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस a बाई a माइनस एक्स। अब बच्चों एक बात याद रखो, शून्य कोटि अभिक्रिया में आपको मिला k इज इक्वल टू एक्स बाई टी। प्रथम कोटि अभिक्रिया का मिला k की वैल्यू, बोलो बोलना, 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस a बाई a माइनस एक्स। ये याद रखना है आपको। इसके लिए अर्धायु काल मिला था हमें t हाफ इज इक्वल टू क्या, a बाई 2k। अब इसके लिए जो मिलने वाला वो भी बता देता हूं तुमको, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई k, ये मिलने वाला है। अभी करके दिखाऊंगा, समझ रहे हो। तो ये पूरा का पूरा याद है, k क्या है, t क्या है, a क्या है, वो क्या है, सब आप यहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर ये एग्जाम में हमेशा लिखा करिए, लास्ट में रेफरेंस बताया करिए, ठीक। तो ये दोनों, अब ये डेरिवेशन मेरे को अभी करना है, बस इतना बचा है मेरा काम। चलो मिटा दूं, ये मिटा देता हूं। तो कभी भी कोई अचानक पूछ दे अर्धायु काल के लिए दर स्थिरांक समीकरण क्या है, प्रथम कोटि के लिए क्या है, और इससे न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सीधे से मैं लास्ट में कराऊंगा, बीच में नहीं करूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो चलिए साहब, ये तो हो गया। मैं अर्धायु काल को पहले करा देता हूं। अर्धायु काल क्या है, वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता की प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती, ठीक। तो हम यहां पर सोचें कि प्रथम कोटि समीकरण के लिए प्रथम कोटि समीकरण के लिए दर, हाँ सर ठीक लिखा था मैं, के लिए दर स्थिरांक समीकरण क्या है, बताओ, बोलो। अभी तो कराए थे यार, के इज, हाँ 2 पॉइंट, हाँ 2 पॉइंट, 2.03 बाई टी लॉग a बाई एक्स। अर्धायु काल के लिए होगा t इज इक्वल टू टी हाफ, और यार कैसे लिखते हैं इसको, कहाँ गया, ओ गॉड,
पूरा डिलीट हो गया क्या? वाह 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 दीदी वाह, है ना, वही हालत है नहीं? इधर बच गया मेरे भाई, इधर बच गया। हाँ चलिए, बच गया। फिर क्या बोलूँगा, फिर तो वही लिखूँ, भाजी हो जाता दिमाग का। प्रथम, अब प्यार से लिखूँगा, कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक समीकरण। अब बोलो, चलो बोलो ना। तुम लोग क्या सोचते हो? मैं अपने दिमाग से लिखता हूं, तुम लोग बोलते हो उसको सोच के लिखता हूं, समझो, इसलिए बोलो। बेस ए बाई, हाँ अर्ध, बोलो ना, अर्ध, हाँ आयु काल में टी हाफ इज इक्वल टू, अरे यार टी इज इक्वल टू टी हाफ, क्या बात है, टी इज इक्वल टू टी हाफ लिखेंगे। और आप x को क्या लिख सकते हो, a बाई 2 लिख सकते हो, या अब बोलो ये भी लिख सकते हो, जितना अभिकृत हुआ है ये भी लिख सकते हो, a माइनस एक्स इज इक्वल टू, यानी शेष जो बचा है वो क्या है, a का 2, ये भी लिख सकते हो। अगर आप ऐसा करते भी हो ना, x का a बाई 2 करोगे तो फाइनली ये जो आएगा a माइनस एक्स की वैल्यू वो भी a बाई 2 ही आएगा, करके देख लो। तो मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको ना लिख करके, ठीक। तो मान रखने पर क्या होगा, मान रखने पर क्या होगा बोलो, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ, टी को टी हाफ लिख रहे हो, और log 10 बेस a बाई 2, a बाई 2, a कट गया, log 2 हो जाएगा। तो क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ log 10 बेस, तो क्या होगा 2। तो log 2 की वैल्यू याद रखो, अभी तो बहुत सारा याद करवाऊंगा, क्या होगा 0, बोलो 3010, ये होता है, ठीक है। अब बताओ कितना होगा, k इज इक्वल्स टू 2, इतना हंस क्यों रहे हो? वही तो चाहता हूँ कि हमेशा हंसो तुम लोग, इनटू, अरे हंस ले पूरा वो अंदर ही अंदर पता चला कि पेट के अंदर कोई हंसने वाला दांत पैदा हो गया है ना, ऐसा भी हो सकता है। चलो इसको गुणा करो तो कितना आता है, 0.693 बाई टी हाफ, या लिख सकते हो टी हाफ इज इक्वल टू पॉइंट, ये इसको बोलते हैं बेटा हार्मोन सिक्रीज हो गया, हंसाने वाला, ठीक है। एक्चुअली आप नहीं हंस रहे हो, ये फिजिकल हंसना अलग होता है। जैसे मैं बोल 3 थप्पड़ मारा, हंसो अबे हंस ना, वो हंसेगा नहीं, उसको हंसी नहीं बोलता है। हंसी किसको बोलते हैं पता है, जब अंदर से कुछ हार्मोन्स, जो हंसाने वाला हार्मोन्स जब रिलीज होती है ना, तो आपको कुछ भी कर लें, तब वो हंसे, मतलब हंसी आ रही कस के, और अचानक थप्पड़ मार दिया, हंसते रहेंगे। अगर मान लो हंस रहा है एकदम जोर जैसे मस्त, अच्छा गोली मार गया टपाक से चलिए ठीक है हो गया। तो ये आएगा बेटा, फॉर्मूला याद हो गया, टी हाफ इज इक्वल टू। अब यहां पर क्या मजेदार चीज है, देखो आप, जगह है यार, नहीं है, यहां मजेदार क्या दिख रहा है, देखो ये एक वैल्यू है, वैल्यू अगर किसी जगह पे है और किसी फॉर्मूले के अंदर, तो ये तो फिक्स वैल्यू, फिक्स मतलब स्थिरांक। तो यहां पर स्थिरांक है, ये स्थिरांक, स्थिरांक बटा स्थिरांक, मतलब अर्धायवकाल स्थिरांक होता है। अर्थात मैं यहां पर लिख रहा हूं नीचे वाली चीज को, यहां पर लिखी वाली चीज को यहां पर लिखा, अर्थात हाँ यही है, अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल स्थिरांक
होता है। कल हंसी भागेगी। बड़ा अच्छा मजेदार चीज होगा कल। कल टेस्ट है, कितनों भी गुदगुदा लो। हाँ चलिए, आप लोग भी हंसी आ रही क्या? सर फिर से पढ़ो यार, दोबारा वीडियो देखो, सब समझ में आएगा, कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई जब नहीं समझाने की जरूरत पड़ेगी तब हम बात करेंगे, हमें पता है, ठीक है ना। फिर से वो तो मैं बोलूंगा 50 बार करूंगा तो भी कोई ना कोई, वंस मोर सर, गाना गा रहा हूं मैं, इसलिए दोबारा पढ़ोगे, क्लास देखोगे, वीडियो देखो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक बात हुआ। अब एक मजेदार चीज और समझाने वालों से, कहां चला गया पीछे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए उसकी मात्रक या इकाई या यूनिट क्या होगी, पूछा जा सकता है। शून्य कोटि के लिए क्या होगा, दर स्थिरांक की इकाई। किसकी इकाई पूछा जा रहा है? दर स्थिरांक, यानी के की इकाई, यूनिट क्या होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, चतुर्थ कोटि, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो याद करके जाना पड़ेगा। कल तो मैं पूछ सकता हूं, पंच कोटि पूछ सकता हूं, 18 कोटि पूछ सकता हूं, मेरी मर्जी। क्या कर लोगे बोलो? आपको जवाब देना पड़ेगा उसकी इकाई क्या है। कर लोगे? कर लोगे? फिर वही बोलूंगा फिर, है ना। बताता हूं, गधों के गा। देखो, इकाई ज्ञात करने के लिए क्या जानते हो बताओ? प्रेक्षित दर स्थिरांक, या दर समीकरण लिख देता हूं। प्रेक्षित कौन सा बेटा? दर समीकरण। समीकरण क्या होता है बता सकते हैं क्या? K इज इक्वल्स टू, सॉरी, R इज इक्वल्स टू K, R इज इक्वल्स टू K, R इज इक्वल्स टू K एक्टिव मास ऑफ A। इस पर जो घात लगता है ना वही n है। यही क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये क्या चीज है? अभिक्रिया की कोटि। ये है अभिक्रिया की कोटि, जो है क्या है? n जो है अभिक्रिया की कोटि है। बाकी जब मुझे क्या निकालना हो, इकाई निकालना, तो क्या करना पड़ेगा? K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R बाई A का पावर n, करेक्ट। चलो देखो, बहुत सारी बात है। अगर शून्य कोटि अभिक्रिया हो तो, अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, याद रखें, R की इकाई, R क्या है? अभिक्रिया की दर है, और अभिक्रिया की दर की क्या क्या होती है? मोल प्रति लीटर। हिंदी में ऐसे लिख देता हूँ, मोल पर लीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी अभिक्रिया होती है, वो पहले भी बात कर चुका हूँ मैं, अभिक्रिया की दर की इकाई। तो अभिक्रिया की दर की इकाई है। और सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता की इकाई, सांद्रता की इकाई होती है मोल पर लीटर। मोलरता की इकाई मोल पर लीटर है, यही है। अब इस आधार पे आपको निकालना है। चलो मैं पहला बताता हूं, शून्य कोटि के लिए। तो शून्य कोटि के लिए क्या होगा? n की वैल्यू शून्य, तब क्या होगा बोलो? इसी में मारा तो ये समीकरण है, ये समीकरण थोड़ी, ये समीकरण, इस समीकरण को मैं k से रिलेट करके बता रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना। तो k इज इक्वल टू R बाई A का पावर क्या होगा? शून्य। अब बताओ k इज इक्वल टू क्या बचा? R। तो इसका k की, R की इकाई क्या है? R की इकाई मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इसकी इकाई मिल गया मोल पर लीटर। कौन सी अभिक्रिया का? शून्य कोटि अभिक्रिया का मिल गया। अच्छा हाँ, ये भी मैं भूल गया था, मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, अब बताओ दूसरा है हमारा प्रथम कोटि। तो n की वैल्यू कितना होता है? 1, इसलिए क्या होगा? सॉरी, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू R बाई A, घातांक 1। तो हमारे पास क्या होगा? k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? मोल पर लीटर
पर सेकंड, और यहाँ पे क्या होगा, मोल पर लीटर। तो कुछ तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा, इसकी इकाई, हाँ बचा, इसका बचा प्रति सेकंड। तो शून्य को प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई होती पर सेकंड। चलो द्वितीय कोटि की पूछ लो। तो ये सब टेक्निक है बेटा, ट्रिक है, ये विज्ञान है, ये साइंस है। तो द्वितीय कोटि, अभिक्रिया के लिए क्या होगा, तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 2। तो हम क्या लिखें, चलो k इज इक्वल टू r बाई a पर पावर 2। तो क्या हो जाएगा, देखो तो k इज इक्वल टू, ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड, और इसका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और इस जगह पर हो गया। तो क्या बचा, 1 मोल पर लीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पर सेकंड बचेगा, और नीचे मोल पर लीटर बचेगा। बोलो सही है। तो कितना बचा, तो इसका इकाई हो जाएगा, अतः इसकी इकाई हो गई पर मोल, मोल को पहले लिखते हैं, तो पर मोल लीटर पर सेकंड। समझ में? कल मैं कुछ और पूछ सकता हूँ। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ऐसे प्रश्न भर भर के आते हैं। अगर आप सचमुच में चाहते हो ना बेटा कुछ कर लेना, तो कर लो यार। समझ रहे हो? हम हमेशा ही सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोगों में मैं बेस्ट हूँ, तो आप बेस्ट बिल्कुल नहीं हो। ये है कि वो तुमसे ज़्यादा खराब है, पर तुम बेस्ट नहीं हो। अगर स्कूल में आप टॉपर हो, तो आप टॉपर नहीं हो। हाँ, बाकी सब तुमसे रद्दी हैं, ये कह सकते हो। लेकिन अगर तुमको वही बनना है जिसमें आपको दुनिया जीतना है, तो फिर आपको दुनिया का सबसे बेस्ट कौन है उनसे तुलना करो खुद को। अरे कुछ तो आओगे, ऊपर या नीचे कुछ तो आओगे। अगर तुलना करो, उतनी मेहनत करो, तो ये करना पड़ता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।